अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मेरे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर इब्रार हुसैन। डॉक्टर इब्रार हुसैन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये सिख्स में होते हैं। ये सिख्स का तारुफ अभी ख़ुद भी करवाएंगे, तो इनसे हम बात शुरू करते हैं। तो डॉक्टर इब्रार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। और जी। जी, तो डॉक्टर इब्रार ये बताइएगा कि सीख्स के हवाले से थोड़ा-सा हम मेरे ऑडियंस अ, जानना चाहेंगे। थोड़ा-सा सीख्स के हवाले से बता दें कि इसके डिपार्टमेंट कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं और फैकल्टी मेंबर यहाँ पर कितने हैं? सीक्स बेसिकली नस्ट का सबसे बड़ा स्कूल है। और सीक्स स्टैंड्स फॉर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मेनली दो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं यहाँ पे। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और यानी मेन डिपार्टमेंट्स जो है वो दो है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे बी इलेक्ट्रिकल की डिग्री होती है। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग, उसमें दो मेन प्रोग्राम्स है। एक कंप्यूटर साइंस का है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। लेकिन अभी जो फॉल सेमेस्टर 24 आ रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम अभी 24 फॉल से यहाँ पे BS डाटा साइंस में BS स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एक सेक्शन में यानी डबल ई के 4 सेक्शन हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अभी 2 सेक्शन हैं। कंप्यूटर साइंस के 3 सेक्शंस लेते थे हर साल। अब इस दफ़ा बढ़ा के वो 4 सेक्शंस कर दें। और इस तरह एक सेक्शन अभी इनिशियली डाटा साइंस का है। तो हर सेक्शन में रफली कोई 45 टू 50 स्टूडेंट्स होते हैं। और इसके अलावा फैकल्टी मेंबर जहाँ पे मोर देन 100 है, अबाउट 110 हैं। तो इसमें ज़्यादातर PhD फैकल्टी मेंबर्स हैं। कुछ फैकल्टी मेंबर्स नॉन PhD भी हैं। तो यहाँ पे जो सेटअप है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है वो प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है। उनके अंडर फिर मेन 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि तीसरा डिपार्टमेंट यहाँ पे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेस। तो एक फिर ये HUD डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ साइंसेस के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। तो एक ये होता है उनके अंडर, प्रिंसिपल के अंडर। और 2 एसोसिएट डीन्स होते हैं। एक डबल ई के एसोसिएट डीन है और एक DOC डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग के एसोसिएट डीन है। फिर उनके अंडर उनके डबल ई के और DOC के फिर फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं। तो जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग जो मेन डिपार्टमेंट है, उसके अंडर फिर 2 डिपार्टमेंट्स है, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और डबल ई में अंडर ग्रेड लेवल पे एक ही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन फिर MS लेवल पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। AI है और इस तरह IT है और डाक में ITL है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से 6-7 आई थिंक डाक में है और इस तरह डबल ई में है। तो MS प्रोग्राम यहाँ पे जो है वो इवनिंग में रन होता है। अच्छा, जी। अच्छा। मॉर्निंग में नहीं है MS? मॉर्निंग में MS नहीं है। अच्छा, जी। अच्छा। तो जो PG प्रोग्राम है MS PhD, वो जो कोर्स वर्क है वो तो इवनिंग में। बाकी आपको पता है कि रिसर्च तो एनी टाइम बंदा वो सुपरवाइज़र से मिल सकता है और वो एक्टिविटी कर सकता है। सही। जी। तो आपके सिख्स में स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट जिस तरह मैंने कहा कि 4 अगर हम CS के लें सेक्शंस कंप्यूटर साइंस के, और 2 हम SE के, तो 6 हो गए। तो इसके रफली 300 स्टूडेंट्स हो गए। और DS जो है डाटा साइंस, 50 स्टूडेंट्स रफली अगर, तो वो 350। और फिर कोई 200 स्टूडेंट्स हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रफली। तो रफली 700 750 जो है हमारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट। इसके अलावा MS PhD स्टूडेंट्स भी मोर देन आई थिंक 300 वो होते हैं। तो अच्छा। ये तो जस्ट यानी एक सेमेस्टर का इनटेक है। तो फिर आपको पता है कि BS डिग्री 4 साल की होती है। तो जो 700 स्टूडेंट्स हैं तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर ले, तो करंट स्ट्रेंथ फिर उस हिसाब से है। जी। सही, यानी कि 3000 के करीब रफली स्कूल। 3000, 4000, 3000 के दरमियान। अच्छा, यानी कि बहुत बड़ा ये आपका जी जी, स्कूल है। बिल्कुल। नस का सबसे बड़ा सबसे स्कूल बड़ा मेरा और ख्याल है ये। सबसे पुराना स्कूल यही है। अच्छा। जब नस्ट यहाँ पे H12 कैंपस में नहीं शिफ्ट हुआ था, तो उस वक्त ये बाहर
एक जगह पे पिंडी में ये चलता रहा इंस्टीट्यूट, और उस वक्त इसको नीट कहते थे, NIIT, नस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर ये जब इधर H12 में 2008 दिसंबर में ये शिफ्ट हुआ, ये कैंपस बना, तो उस वक्त ये सीक्स स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के नाम से यहाँ पे शुरू हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने तो बहुत डिटेल में बताया, और आई होप कि जो देखने वाले हैं उन्हें सीक्स का बड़ा पता चल गया होगा डिटेल में। जो यहाँ आना चाहते हैं BS के लिए या MS या PhD के लिए, वो यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। तो सर अभी हम चलते हैं आपका जो एकेडमिक कैरियर के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी, मेरा ताल्लुक़ बेसिकली डिस्ट्रिक्ट स्वात से है, KPK से। अच्छा। स्वात का जो सेंट्रल सिटी है मिंगोरा, मेरी पैदाइश वहाँ पे हुई है, और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स भी अभी वहाँ पे है। मेरा भाई जो घर है वो वहाँ पे है, और मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ वहाँ पे पढ़ा है। अच्छा, हम सिर्फ मैट्रिक तक बात कर लेते हैं जी। तो ये बताइए कि स्कूलिंग आपकी वो यहीं से है जैसा भी आप बता रहे थे? जी, मिंगोरा में हमारा जो घर है उसके पास एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि मिंगोरा का पहला हायर सेकेंडरी स्कूल था उस वक्त, अब तो ज़्यादा हैं, तो अभी शायद 3-4 हैं। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। और चूँकि वो तो मुझे अभी भी वो दिन याद है कि बस वो सुबह बेल बजती थी तो भाग जाते थे, क्योंकि बिल्कुल करीब था। और इसी तरह जो खाने पीने के लिए दरमियान में आना होता तो फ़ौरन आके और फिर खाना खा के चले जाते थे। हाँ, नहीं काफ़ी उस वक्त तो काफ़ी मुश्किल टाइम था, और बेल जी। भी वो वाली थी जो जी हाँ, बिल्कुल, वो जो बजाते थोड़ी से जो है वो बजाते हैं। सही सही सही। अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है, जी, सिटीज़ काफ़ी चेंज हो गई। अच्छा, तो बिल्कुल। सर फिर वहाँ का थोड़ा सा आप माहौल भी बताइए कि कोई देहात की तरह फैसिलिटीज़ भी उस तरह से नहीं होंगी? बिल्कुल, हाँ। मैंने इस तरह कहा ना कि हमारा जो है वो वहाँ के सेंट्रल जो वहाँ का मेन सिटी है ना, वो है मिंगोरा। तो उस तरह वो वहाँ पे वो देही माहौल नहीं है। अच्छा। तो यानी वो बिल्कुल एक अभी तो ख़ैर इस वक्त वो काफ़ी एक्सपेंड हो गया है, और द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ KP है। तो उस वक्त भी वो काफ़ी, यानी जब मैं छोटा था, स्कूल गोइंग था, तो उस वक्त भी काफ़ी जो वहाँ पे थी फैसिलिटीज़ थी, हर चीज़ जो ज़रूरत की है वो अवेलेबल थी। तो एज़ सच कोई डिफ़िकल्टी उस वक्त भी नहीं थी। अच्छा, जी। ठीक है। तो आपने फिर मैट्रिक कर लिया वहाँ से, फिर FSC भी आपने वहीं से की? FSC बिल्कुल मैंने वहाँ से किया है। वहाँ पे है झांसी कॉलेज, जो कि बहुत ही यानी एक हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड है। PG कॉलेज है। उस वक्त तो चंद सब्जेक्ट्स में उसमें मास्टर्स होता था, आई थिंक, अगर मुझे याद है तो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और एक केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट्स में होता था। अब तो वहाँ पे मैथ्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मास्टर होते हैं। तो वहाँ से मैंने अपना जो है FSC कंप्लीट किया था। और ये कॉलेज आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1956 में बना है। 1956 या 59, आई थिंक 56, जब स्वात फॉर्मली पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, एक सेपरेट स्टेट थी, तो उस वक्त ये बना है। अच्छा, जहांज़ेब वहाँ का जो वाली स्वात था, उनका नाम है, तो उनके नाम से ये कॉलेज बना था, जहांज़ेब PG कॉलेज, जहांज़ेब स्वात। तो ये जो जहांज़ेब कॉलेज है, इसका नाम मैंने सुना है, तो ये जी। क्या मुख्तलिफ ब्रांचेज़ भी हैं इसकी? जी, इसके साथ एफ़िलिएटेड इदारे हैं, कॉलेजेस वग़ैरह जो, लेकिन अब चूँकि उस तरह नहीं रहा, क्योंकि अब वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ मेन बनी हैं। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात है, जो कि आई थिंक कोई, मुझे अगर सही अंदाज़ा है तो 10-12 साल पहले बनी है, या शायद इससे थोड़ा ज़्यादा। और उससे पहले मलाकड़ यूनिवर्सिटी बनी है, जो कि आई थिंक कोई 20-25 साल पुरानी अब हो गई है। तो उसके बाद फिर एफ़िलिएशन उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो गई है। तो अब इसका जो है उस तरह वो एफ़िलिएशन बाकी जो है इदारों के साथ नहीं रही। अ, वो फिर यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफ़िलिएटेड हो गई, कॉलेजेस हो गए। अच्छा, जी। तो FSC आपने प्री इंजीनियरिंग में की? जी, मैंने प्री इंजीनियरिंग में FSC की है। और
FSC के बाद फिर वहाँ पे मैंने मैथ्स और फिज़िक्स में डबल मैथ फिज़िक्स का जो एक कॉम्बिनेशन है उसमें सेम कॉलेज से मैंने BSc कर ली। अच्छा, तो आपने बीएससी वहीं से की वही थी, उसी सीखी है, कॉलेज जी से? हाँ, वही उसी अच्छा, कॉलेज तो सीखी है। आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में किया, फिर बीएससी डबल मैथ फिजिक्स के साथ। जी हाँ। तो आपका कोई इंटरेस्ट फिजिक्स में डेवलप हो गया था उस दौरान? हाँ, उस वक्त जिस तरह आपको पता है कि एक टीचर का एक स्टूडेंट्स के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है और जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं, तो हमारे फिज़िक्स के जो टीचर थे उनसे मैं ज़्यादा इंस्पायर्ड था और उनसे ज़्यादा जो है मेरी जो है वो एक तरह से कह दें कि एफिलिएशन कनेक्शन ज़्यादा थी। तो उनका सब्जेक्ट मैथ्स फिज़िक्स दोनों सब्जेक्ट्स जो है मैं बड़े शौक़ से पढ़ता था। अच्छा केमिस्ट्री मुझे बहुत जो है ना हाँ, यानी ड्राई सब्जेक्ट लगता अच्छा अच्छा, था। वो केमिस्ट्री वालों के लिए मैथ जरा जी ड्राई हाँ, लग बिल्कुल, रहा था। सेम यही ये होता है, बिल्कुल आप ठीक इंटरेस्ट की है। बात है। जी, जी, बिल्कुल सही है। तो आपने बीएससी फिर की, ये भी जहांजेब कॉलेज आपने जहांगीर बताया, कॉलेज, यहाँ जी से हाँ, आपने जी। कर लिया आपने, क्योंकि पहले बताया कि ये एमएससी तक है। जी, जी। तो फिर एमएससी फिर आपने कहाँ से की? मैं ये बता दूँ कि जो BSc है जहांगीर कॉलेज से मैंने की, लेकिन उस वक्त जहांगीर कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था। मलक्कड़ यूनिवर्सिटी, स्वात यूनिवर्सिटी उस वक्त नहीं बनी थी। अच्छा, तो जो BSc की मेरी डिग्री है वो है पेशावर यूनिवर्सिटी की। ठीक है। उसके बाद जो MSc है उसके लिए मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आ गया था। तो मेरा एडमिशन मैथ्स डिपार्टमेंट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हो गया था और मेरी MSc फिर जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मैथ्स डिपार्टमेंट से है। अच्छा, और ये बताइएगा किस सन की बात है? मैंने MSc कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी जनवरी 2002 में। अच्छा, जी। और उस वक्त तो वहाँ पर काफ़ी मशहूर प्रोफेसर जी होते हाँ, थे। उस वक़्त जो अभी भी माशाल्लाह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का अपना एक नाम है, प्रेस्टीज है, अभी भी बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, अच्छे लोग हैं। लेकिन उस वक़्त अगर हम देखें तो ज़्यादा सीनियर और सीज़न्ड लोग और जो कि जिनका एक अच्छा रिप्यूट, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी कोई ऐसे लोग नहीं है जिनकी रिप्यूट पे कोई बात हम कर सकते हैं, अभी भी अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बड़े रिप्यूट के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन उस वक़्त के अगर मैं चंद नाम बताऊँ तो उसमें डॉक्टर सलीम असगर थे हमारे डिपार्टमेंट में, जिनसे मैंने कोर्सेज़ पढ़े हैं। डॉक्टर असगर कादिर थे जिनसे मैंने कोर्सेज़ पढ़े हैं। इसी तरह डॉक्टर कैसर मुश्ताक और मरहूम डॉक्टर नूर थे। कारी साहब डॉक्टर नसीर कारी जी, साहब थे और डॉक्टर बुखारी अशफाक बुखारी, डॉक्टर ज़ियाद साहब, डॉक्टर बशीर, इस तरह ये बड़े अच्छे मैथमेटिशियन थे और इनसे मैंने कोर्सेज़ पढ़े। जी, नहीं, नहीं डॉक्टर आप तसव्वुर हयात जो अभी भी वहाँ पे अभी भी हैं। है, सही। जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं आपने बिल्कुल सही बात कही है। वो कंपैरिज़न तो उस तरह से बनता नहीं है, लेकिन उस वक़्त जो ये लोग थे इनका नाम हमने जी, काफ़ी जी, सुना है। आपने खैर बिल्कुल। पढ़ा है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, जी, क्योंकि जी। मैं 2003 में एंटर हुआ था अच्छा, एमएससी में। ये तो मैंने डॉक्टर नूर से, या डॉक्टर असद कादिर भी उस वक़्त जा चुके थे, जी, डॉक्टर सलीम असगर भी जा चुके थे। जी, जी। सिर्फ़ डॉक्टर कैसर मुश्ताक और डॉक्टर कारी नसीर साहब वहाँ जी, पर जी, थे। जी। तो आपने तो काफ़ी फिर अच्छे जी, असल मतलब उस में वक़्त के मशहूर जो प्रोफ़ेसर हैं पायनियर उनसे थे, पढ़ा यानी है। इन्होंने असल में जो मैथ्स डिपार्टमेंट फिज़िक्स और मैथ्स और जो फिज़िक्स में वहाँ पे उस वक़्त मशहूर नाम थे, जिस तरह डॉक्टर नैयर थे, डॉक्टर परवेज़ उलवाई थे, हुँ। इस तरह और थे, असलम बेग साहब थे, डॉक्टर असलम बेग और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, और बड़े नाम थे डॉक्टर रियाज़ुद्दीन फ़ैज़ुद्दीन, डॉक्टर कमाल वग़ैरह। तो ये लोग फिज़िक्स में थे और जो मैंने पहले ज़िक्र किया वो मैथ्स में। ये ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में इन्होंने इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बहुत काम किया है और इन सब्जेक्ट्स में जान डाली है और इस्टेब्लिश किया है जी, पाकिस्तान में। जी। तो इस हवाले से ये नाम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस वक़्त के जो नाम थे ये बड़े मशहूर नाम हैं और अभी भी लोग जो है इन्हीं नामों को मानते हैं कि इन्होंने किया है, जी, काम जी, किया है, सही। बिल्कुल। तो डॉक्टर इब्रार, अभी आपने बहुत डिटेल में बताया एमएससी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से आपने की और कौन से वहाँ पर मशहूर प्रोफ़ेसर थे। तो उसके बाद फिर आपने क्या सोचा कि आपने क्या करना है? जॉब करनी है या हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है, एमफ़िल करना है, क्या सोचा आपने? उस वक़्त मैंने तो एमफ़िल में ही एडमिशन लिया था। जॉब का उस वक़्त एज़ सच नहीं सोचा मैंने। अगरचे उस वक़्त ये कुछ हायरिंग के लिए लोग ये जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारे हैं डिफेंस वग़ैरह से रिलेटेड या उस तरह के, वो आके टेस्ट वग़ैरह लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये PAEC या नेस्कॉम वग़ैरह इससे।
तो उसके मैंने चूँकि बाकी सब स्टूडेंट्स क्लास फेलो भी टेस्ट उस तरह देते थे, तो मैंने भी अटैम्प्ट तो किया था, लेकिन एज़ सच उस वक्त कोई इंटेंशन ये नहीं थी कि जॉब ही करनी है। तो ज़हन में ये था कि आगे पढ़ना है, अभी एटलीस्ट पीएचडी का मैं अगर बता दूँ, उस वक्त पीएचडी का ज़हन में नहीं था, अच्छा, सोचा नहीं था, लेकिन एमफिल का था कि एमफिल कर लूँ यहाँ से। तो फिर मैंने एमफिल स्टार्ट कर लिया 2002 में। जब मैंने एमएससी कंप्लीट की जनवरी में, तो फरवरी 2004 में फिर एमफिल मेरा स्टार्ट हुआ। कहाँ से? उसी सेम यूनिवर्सिटी, सेम डिपार्टमेंट, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से जी। तो वहाँ से फिर एमफिल शुरू हुआ 2004 में। अच्छा, तो वो आपने जो एमफिल किया था वो कंप्लीट फिर वहीं पे किया आपने? जी हाँ, उधर ही कंप्लीट हुआ। कोर्स वर्क होता है, आपको पता है, जिस तरह एक साल। तो 2003 में जब मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ, तो प्रोफेसर असगर कादर से वो कोर्स पढ़ा एक रिलेटिविटी का। तो पहले भी इंटरेस्ट उस साइड पे था और मज़ीद उससे जो है इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने एज ए सुपरवाइज़र प्रोफेसर असगर कादर को ही चूज़ किया, और फिर मेरा जो एमफिल था उनके सुपरविज़न में कंप्लीट हुआ कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि जो मैं एमफिल का कादर साहब का स्टूडेंट था, तो मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कादर साहब का आखिरी स्टूडेंट था, एमफिल स्टूडेंट। हाँ, अच्छा, उसके बाद वो चले उसके गए। बाद वो 2004 फरवरी में मेरा डिफेंस हुआ। एमफिल का 2002 फरवरी में शुरू हुआ था, 4 में ख़त्म हुआ। और वो जो मेरा डिफेंस हुआ था, मुझे याद है कि उस वक्त कादर साहब ने एज ए रिटायर्ड प्रोफेसर, वो उस वक्त मैं कह सकता हूँ कि मेरा डिफेंस हुआ, क्योंकि उससे जस्ट हफ्ता डेढ़ पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। और डिफेंस मेरा उस वक्त फिर अरेंज हुआ 2004 में। अच्छा, जी। तो यहाँ थोड़ी सी हम रिसर्च के हवाले से आपसे बात कर लेते हैं कि जब आपने एमफिल की रिसर्च की उसमें, तो डॉक्टर असगर कादिर से एक तो आप बताएं ताल्लुक़ आपका कैसे था, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये पता है कि वो बड़े सख्त तबीयत के हैं। डॉक्टर मुबश्शिर जमील का भी जब इंटरव्यू हुआ था तो वो भी थोड़ा कह रहे थे कि वो सख्त है, सख्ती करते हैं। तो आपका उनसे ताल्लुक़ कैसा रहा था? यानी कादर साहब का अगर मैं बताऊँ, सख्ती तो वो करते हैं, लेकिन वो सख्ती कोई ऐसी नहीं होती कि वो उसमें कोई एलिमेंट ऐसा होता है कि वो कोई आपके साथ पर्सनल है या कोई आपका वो भला नहीं चाहते। वो सख्ती जो वो करते हैं, तो वो काम लेना चाहते हैं, और उसी सख्ती की वजह से जो है मैं समझता हूँ कि बंदा काम करता है और कुछ सीख लेता है। तो उस सख्ती के वक्त तो सख्ती करते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ पे वो फिर आपसे एज अ डेली लाइफ में या कहीं पे दूसरी उसमें इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर वो बिल्कुल आपको डिफरेंट प्रोफेसर असगर कादर के तौर पे नज़र आते हैं, और बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल उसी के मुताबिक जो है वो डील करते हैं, और बड़ा अच्छा आपको डील करते हैं। यानी वो अगर आप उनके साथ एज ए सुपरविजन सेशन में बैठे हैं, तो एज ए स्टूडेंट आपको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सुपरविजन सेशन में नहीं हैं, एज ए स्टूडेंट नहीं है, किसी और जगह पे, तो फिर आप उसी के हिसाब से, उस मौके के हिसाब से और उससे ट्रीट करते हैं। तो बिल्कुल उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी शख्सियत में कि वो कोई हार्श है या कोई उनकी तबीयत ऐसी है, लेकिन वो जस्ट एज अ टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होते हैं, सही। वो उनका अपना एक स्टाइल है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। सही। मैं समझता हूँ उस चीज़ को। हमें जी। याद है नॉर्वे में जब हम थे, उनका एक स्टूडेंट, आई एम सॉरी उनका नहीं, रिचर्ड फाइनमैन का एक स्टूडेंट था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में काम कर रहा था, और उसके बारे में मशहूर था कि रिचर्ड फाइनमैन बड़ा डाँटते थे, बड़ा उसको गुस्सा होते थे। जी। तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च जी, होता जी, है, तो वो हर बिल्कुल। जगह आप जी। सख्ती करना करनी पड़ती है होती है। डिसिप्लिन लाने के लिए, जी, बिल्कुल। वो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल, होता है। अभी हमें भी पता चल रहा है कि कहाँ पे सख्ती करनी है, कहाँ पे नहीं। एज़ अ टीचर हमने भी चीज़ देख ली, जी, जी, तो जी। बिल्कुल उसी चीज़ को देखते वो करते थे। अच्छा, मैं थोड़ा-सा रिसर्च आपकी डिस्कस कर लूँ कि आपका रिसर्च एरिया कौन-सा जी, था जी, एमफिल बिल्कुल। में? मेरा जो एमफिल में रिसर्च एरिया था, वो था जनरल रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में एक ख़ास किस्म का जो टॉपिक है, जिसको हम उस टेक्निकल लैंग्वेज में कोलिनिएशंस कहते हैं, हुँ। जो कि स्पेस टाइम सिमेट्रीज़ होती है असल में, जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस है। तो वो फिर उनके सॉल्यूशंस जो स्पेस टाइम्स है उसके ऊपर कोई सिमेट्री इम्पोज करके, जैसे स्फेरिकल सिमेट्री है, ये टेक्निकल बातें हो जाती है, लेकिन तो वो फिर उसी हिसाब से उस स्पेस टाइम को स्टडी करते, क्लासिफाई करते हैं। तो जो मेरा एमफिल का काम था, वो भी
स्पेस टाइम सिमेट्रीज पे था, और जो वाइल्ड टेंसर है, एक टेंसर है रिलेटिविटी में वाइल्ड टेंसर कहलाता है, तो उस वाइल्ड टेंसर के बेसिस पे मैंने स्पेस टाइम्स की क्लासिफिकेशन की थी। अच्छा। जी, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हुआ था कादर साहब के साथ, और वो फिर एक बड़े अच्छे रिप्यूटेबल जर्नल में पब्लिश भी हुआ था, जो कि मेरे रिसर्च करियर का फर्स्ट पब्लिकेशन था। अच्छा जी। अच्छा, नहीं, डॉक्टर असर कादिर का तो बड़ा नाम है, नंबर 1 नंबर 2 मैथमेटिशियन वो पाकिस्तान में है, और आपने उनके साथ रिसर्च की। ये एक ड्रीम होता है एक स्टूडेंट का कि उन्होंने इतने बड़े सुपरवाइज़र के साथ काम भी किया और फिर उनके साथ पेपर भी लिखा, और ये वो सुपरवाइज़र आपके थे जो कि रॉजर पेनरोज के जी 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 स्टूडेंट हैं। जी जी जी। तो अच्छा, तो आपने फिर पेपर लिखा, ये मेरा खैर नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने इसका आंसर कर दिया है। तो उसके बाद शुरू में आप कह रहे थे कि आपका इरादा पीएचडी का नहीं था, लेकिन फिर आपने एमफिल में एडमिशन ले लिया। जी, तो फिर उसके बाद क्या सोचा कि अब जॉब करेंगे या पीएचडी करेंगे? मैं आपको अगर सच बताऊं तो फिर मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया एमफिल के बाद। अच्छा। तो वो जॉब मुझे मिल भी गई। वो एक यूनिवर्सिटी थी उस वक्त, वो इतनी ओल्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी उधर, उस हमारे जो मेरा भाई इलाका है उस रीजन में, और उस यूनिवर्सिटी ने मुझे, फिर मैंने उधर टेस्ट इंटरव्यू दिया और फिर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला, और मुझे उधर उस वक्त जॉब मिल गई थी लेक्चरर की। लेकिन कुछ दोस्तों के मशवरे पे और कुछ पेरेंट्स के साथ मशवरे पे, और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया कि मैंने वो जॉब नहीं ज्वाइन की, और फिर मैंने जो है पीएचडी में डिसाइड किया कि मैंने पीएचडी करनी है। फिर मैं पीएचडी में आ गया। और पीएचडी आपने कहाँ से शुरू की? पीएचडी, हाँ, पीएचडी चूँकि मेरी कादर साहब के साथ थी, और वो मेरे चूँकि मैं इसके एमफिल के सुपरवाइज़र थे, तो वो उस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जिस तरह मैंने कहा कि एमफिल में उनका आखिरी स्टूडेंट था वहाँ पे, तो वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से जब रिटायर हुए, वहाँ से छोड़ गए, तो इधर नस्ट में आके उन्होंने एक सेंटर बनाया। उस वक्त उस सेंटर का नाम था कैंप, यानी सेंटर फॉर एडवांस मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। तो फर्स्ट बैच जो उसका था पीएचडी स्टूडेंट्स का, उसको जस्ट पीएचडी स्टार्ट हुई थी, बल्कि एमएस लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम था। लेकिन चूँकि मेरा एमफिल ऑलरेडी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हुआ था, तो मैं डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल हुआ था। तो उस वक्त फिर 2004 की बात है, तो मैंने पीएचडी इधर नस्ट में कादर साहब की सुपरविजन में स्टार्ट की थी। और जब आपने ये शुरू की थी, तो उस वक्त ये नस्ट कैंपस नहीं होता था, ये ईएमई जी जी, में बिल्कुल होता था। बिल्कुल, ईएमई कॉलेज में ही वहाँ पे कैंप शुरू हुआ था, और वहाँ पे ही हमारी क्लासेस होती थी, और वहाँ पे प्रोफेसर्स के ऑफिसेज थे, और सब कुछ वहाँ पे होता था। अच्छा, उस वक्त का वहाँ का माहौल ज़रा बताइएगा, क्योंकि मैं उस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था और हमें पता चल रहा था कि कैंप ओपन हुआ है, और वहाँ पर काफ़ी फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड तो नहीं, फ़ॉरेन प्रोफ़ेसर आए जी हुए थे, जी, रशियन बिल्कुल। भी थे जी जी, उसमें। तो माहौल ज़रा बताइए वहाँ का कैसा वहाँ था? पे चूँकि जिस तरह मैंने बताया फर्स्ट बैच था, तो उस वक्त तो स्टूडेंट आई थिंक कोई 10 के करीब थे। अबाउट 10 स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे, और उस वक्त जो टीचर्स थे हमारे, उसमें तो एक जो प्रोफेसर कादर थे, उनका था कि वो उस वक्त डीजी कहलाते थे, यानी हर स्कूल का सेंटर का एक डीजी होता था, नस्ट में एक जो मॉडल फॉलो होता था, तो उस कैंप के डीजी थे। और बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स थे, उसमें हमारे एक रशियन थे, उनका नाम मुझे अगर याद है, अनवर बेग मेरमनोफ नाम था उनका। तो वो उस वक्त एचईसी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था फॉरेन फैकल्टी हायरिंग का, तो उसमें उस वक्त रशिया से टीचर आए थे, पहले वो थे, और उसके बाद फिर 4-5 और रशियन टीचर्स आए थे, जो कि बड़े अच्छी टीचर थे। उनसे कोर्सेज पढ़े, उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा। तो उनमें एक टीचर थे अलेक्जेंडर ज़खरोफ, तो उनसे मैंने कोर्स पढ़ा। और एक और टीचर थे, उनका नाम मैं भूल पुट व्लादिमीर पुटिन, तो खैर ये नाम है इनका, लेकिन इसी तरह कोई इसी तरह का कोई नाम नाम है। था, अच्छा, तो उनसे रशियन ज़्यादा थे रशियन, हाँ, इसमें। सेर्गेई सेज़ेनकोव एक नाम था, और ओहनचोफ नाम, तो सॉरी उसका कोई अच्छा, और नाम पहले था, लेकिन बाद में अच्छा, दूसरा नाम जो, उनसे कोर्स पढ़ा। ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब वहाँ पे होते थे, जो कि ईएमई कॉलेज का अपना डिपार्टमेंट था बेसिक साइंसेस का, उसके हेड थे। तो उनसे भी कोर्स पढ़ा, वो भी हमें पढ़ाते थे। उस वक्त वो कैंप की फैकल्टी में भी थे,
जॉइंटली, तो उनसे भी कोर्स पढ़ा। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा वहाँ पे था, टीचर्स जो थे और माहौल जो था। और चूँकि हम पहले पहले आए थे, स्कॉलरशिप नस्ट से मिल रही थी, फाइनेंशियल सपोर्ट टोटली नस्ट की तरफ से था। और उस वक्त नस्ट ने बड़ा जो है हमें बुक्स के लिए भी फंड्स देते थे, लैपटॉप और बहुत सारी चीज़ें, और स्टाइपेंड देते थे। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उस वक्त जो स्टूडेंट लाइफ में था, एज अ पीएचडी स्टूडेंट नस्ट में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा, तो आपके सुपरवाइज़र भी डॉक्टर असगर कादिर ही थे जी जी, पीएचडी पीएचडी में, के और बिल्कुल। रिसर्च फिर आपने उसी टॉपिक को आगे लेकर चले थे या रिसर्च डायरेक्शन आपने चेंज की? रिसर्च कुछ यानी उसमें चेंजेस आई थी। हम्म, यानी अगर मैं नाम लूँ तो कहने को तो ये भी सिमेट्रीज थी। जो मेरा एमफिल का काम था वो भी सिमेट्रीज थी, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का काम था। वो थोड़ा सा था जिस तरह मैंने कहा स्पेस टाइम सिमेट्रीज। अब जो पीएचडी का काम था ये ली सिमेट्रीज के ऊपर था, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की सिमेट्रीज होती है, और उसके अप्रॉक्सीमेट वर्जन पे काम था। और जो काम हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमें कुछ न्यू रिजल्ट्स मिल गए, जो कि अगर मैं टेक्निकल बात करूँ तो रिलेटिविटी का एक बड़ा पुराना इशू जो आइंस्टाइन के वक्त से था, कि एनर्जी या मैस को कैसे डिफाइन किया जाए, जो स्टिल अनरिजॉल्व इशू है, लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उस तरफ हमने एक अटेम्प्ट की, और उसके ऊपर हमने जो काम किया वो बड़ा अच्छा काम था। उसके कुछ बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकले और बड़ी अच्छी जगह पे अच्छे जर्नल्स में वो पब्लिश हुआ। तो उस हवाले से थोड़ा सा वो मुख्तलिफ काम था एमएस के काम, एमफिल के काम से। अच्छा, जी। और पीएचडी में आपकी कितनी पब्लिकेशंस थी? पीएचडी में अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो आई थिंक 5 पब्लिकेशंस थी मेरी। अच्छा। और उसमें मेरा जहाँ तक मुझे याद है 4 पब्लिकेशंस थीसिस, यानी जो मेरा पीएचडी थीसिस था वो 4 पब्लिकेशंस पे बेस कर रहा था, और एक पब्लिकेशन आउट ऑफ द थीसिस हुई थी। अच्छा, जी। और तो फिर आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली, और उसके बाद तो फिर अब जॉब का सोचा या जी। पोस्ट डॉक का सोचा? एक ऑप्शन ये भी होता है पोस्ट डॉक का, तो आपने फिर क्या ऑप्ट किया? उसमें तक चूँकि मैंने जिस तरह ज़िक्र किया कि नस्ट की स्कॉलरशिप पे मैं पीएचडी कर रहा था, अच्छा। तो मैं बाउंडेड था। एक बॉन्ड लिखा था नस्ट के साथ। आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप नस्ट देती है तो उसके अगेंस्ट एक बॉन्ड साइन करवाते हैं, और उसके बदले आपको सर्व करना होता है 5 साल के लिए सेम यूनिवर्सिटी में। तो मैंने फिर नस्ट ज्वाइन की, और नस्ट जब मेरा पीएचडी का थीसिस सबमिट हुआ, और चूंकि अभी पीएचडी नहीं हुई थी, और आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी ज़रूरी है, तो एज अ लेक्चरर मैंने नस्ट ज्वाइन किया 2009 में। 2009 जी। सही। तो फिर वो जब प्रोसेस हुआ और मेरा वो डिफेंस पीएचडी का हो गया, और सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई, तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जून 2010 से मैं जो है नस्ट में हूँ, और नस्ट को मैंने ज्वाइन किया। शुरू में मैंने कैंप को ज्वाइन किया था जिसका जिक्र पहले हुआ, लेकिन कोर्सेज में शुरू से ही सीक्स में पढ़ाता रहा हूँ। कैंप की फैकल्टी में था, लेकिन कोर्सेज इधर सीक्स में पढ़ा रहा था। फिर कुछ ऐसे हालात बने कि फिर इनको जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम था मैथ्स फिज़िक्स का नस्ट का, वो थोड़ा सा इनको जो है यूनिवर्सिटी को उससे डिविएट करना पड़ा। तो फिर मैं जो उनके सीक्स में ही कोर्सेज पढ़ा रहा था, तो उसमें डिसाइड ये हुआ कि जो जहाँ पे कोर्सेज पढ़ा रहे तो वो स्कूल की फैकल्टी में काउंट होगा। तो फिर इसी तरह मैं कैंप से सीक्स में ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा। 2010 अगस्त की बात है या समथिंग लाइक दैट, तो सितंबर अगस्त की। तो फिर उस वक्त से मैं सीक्स की फैकल्टी पे ही हूँ। अच्छा, जी। तो इसमें आप देखें सिक्स में है, फिज़िक्स आपका बैकग्राउंड है, तो थोड़ा-सा, क्योंकि ये फिज़िक्स का डिपार्टमेंट नहीं है, तो आपको थोड़ा-सा मुश्किल इसमें पेश आती है एमएस स्टूडेंट्स सुपरविज़न में या पीएचडी स्टूडेंट सुपरविज़न में? इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चूँकि मेरी डिग्री मैथमेटिक्स में ही है, और ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेज़ है। तो यहाँ पे आम तौर पे जो हम यहाँ पे जो टीचिंग है, जो हम कोर्सेज़ पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे अंडर ग्रेड स्टूडेंट, जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम कोर्स पढ़ाते हैं। बहुत कम ही मुझे मौका मिला पीजी लेवल पे कोर्स पढ़ाने का, जो कि स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज एसएनएस जो पहले कैंप हुआ करता था,
उसमें कोर्स एक आध कोर्स पढ़ाने का भी मौका मिला है। ज़्यादातर अंडरग्रेड कोर्सेज़ यहाँ पे होते हैं, तो उस हिसाब से फिर स्टूडेंट अट्रैक्ट करना और स्टूडेंट के साथ यानी पीजी स्टूडेंट, रिसर्च स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना, तो बहुत लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटी मिली। तो उस हिसाब से फिर सुपरविज़न इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी मेरी। यानी स्टूडेंट को मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुपरवाइज़ किया, लेकिन अभी तक कुछ स्टूडेंट्स जो एसएनएस से स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज मिले हैं मुझे, तो उनको मैंने एमएस कराया है। कोई 4-5 स्टूडेंट वहाँ से मिले हैं और इसके अलावा मैंने एक आध स्टूडेंट इधर जो है सीक्स में सीक्स का स्टूडेंट वो भी सुपरवाइज़ किया है। अच्छा, जी। तो अभी आपका जो करंट डेजिग्नेशन है वो क्या है? अभी तो मैं प्रोफ़ेसर हूँ, टेन्योर्ड प्रोफ़ेसर हूँ ठीक है। टीटीएस पे, और उसके साथ-साथ मैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेज़ को हेड कर रहा हूँ। अच्छा, तो रिसर्च स्टूडेंट की बात हो रही थी, तो एमएस के अलावा मेरे पास पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं जो कि एसएनएस के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे एनरोल हैं। ये तो नस्ट के, लेकिन एसएनएस स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज में एनरोल हैं, जहाँ से आपका ताल्लुक़ है। जी। तो वहाँ के पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। और अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली नस्ट का जो एक और कॉन्स्टिट्यूएंट स्कूल है या कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईएमई, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम मैथ्स का जो है शुरू हुआ है, पीएचडी एमएस का। तो कुछ रिसेंटली मुझे स्टूडेंट्स वहाँ से भी एलोकेट हुए हैं, मिले हैं। तो इस वक्त मेरी सुपरविज़न में 4 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, जी। ठीक है। ये जो आप ईएमई की बात कर रहे हैं, ये जी। इवनिंग प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम है। जी, ठीक। बिल्कुल। सही, तो यानी आपका ग्रुप अभी एक्सपेंड कर रहा है जी, जी, बिल्कुल। और जी, बिल्कुल, मैं अगर बात करूँ रिसर्च के हवाले से, तो ज़हन में एसएनएस की बात हो रही थी, डॉक्टर मुबशर जमील का वो आया कि चूँकि मैं और वो सेम सुपरवाइज़र के अंडर हमारी पीएचडी है, तो मेरे कुछ पर्चे उनके साथ है कोलैबोरेशन में, कुछ एक आध पर्चा डॉक्टर तो फ़िरोज़ के साथ भी एसएनएस में, तो विद इन नस्ट भी कोलैबोरेशन उस तरह रिसर्च की हुई है, अभी भी है। नस्ट से बाहर भी है और कंट्री से बाहर भी है, तो उस तरह फिर जो है रिसर्च चल रही है मेरी। अच्छा। जी। तो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके अभी तक टोटल पब्लिकेशन कितनी है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो टोटल पब्लिकेशन आई थिंक कोई 70 के करीब है। अच्छा, जी, जिसमें कुछ 4-5 या 4 कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं और बाकी सारे जो है वो जर्नल पब्लिकेशंस हैं। अच्छा, जी, अच्छा। आखिर में आप एचओडी भी हैं, जी। तो कोई ख़ास मैसेज मेरी ऑडियंस को, जो स्टूडेंट देख रहे हैं या जो भी ऑडियंस देखने वाले हैं, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज तो आपको पता है कि ऑलवेज़ हम यही कहते हैं कि आप अच्छा करें, आप ये करें, अखलाकियात की बात करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मेरा तो अपना ये सोचना है, ये ख़्याल है कि जो काम बंदा करे वो डेडिकेशन के साथ करे और उसके साथ जो है वो मज़ाक ना करे। रिसर्च हो, टीचिंग हो, कोई भी काम हो दुनिया में। लेकिन आपने स्टूडेंट्स की बात की, तो मैं स्टूडेंट्स ये कहूँगा कि वो सिंसियरली अपना फ़ोकस जो स्टडीज़ पे रखे और अपना काम जो है वो ठीक तरीके से करें, तो इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ेंगे। उसका उनको जो है ज़रूर जो है बदला सिला मिलेगा। अच्छा, जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। तो आपका टाइम देने का भी बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, आपने बहुत टाइम शुक्रिया। दिया। तो यहाँ पर ऑडियंस में आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे अगले व्लॉग या इंटरव्यू में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।